हेलो गाइज, वेलकम टू एपेक्स स्टडी। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में। आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे से होंगे तथा सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2020-21 की शानदार तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम भारत का सामान्य अध्ययन पेपर 1 का पार्ट 2 देखेंगे। इसमें हम भारत के सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का अवलोकन करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति एवं इतिहास से मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर पहली बार आक्रमण कब किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर पहली बार आक्रमण कब किया था? 712 ईस्वी में किया था। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? तो बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? लुम्बिनी बुद्ध का जन्म स्थान है। अगला प्रश्न है, भारत का वह पहला मुस्लिम शासक कौन था जिससे अपने सिक्के या अभिलेखों में फारसी के साथ साथ नागरी लिपि का भी उपयोग किया? तो कौन था जिसने फारसी के साथ साथ नागरी लिपि का भी उपयोग किया था? शेर शाह सूरी जो था ये था। अगला प्रश्न है, नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे? तो नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे? बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। ठीक है, मतलब एडॉप्टेड सन थे। अगला है, काबुल में भारत के किस मुगल बादशाह का मकबरा है? तो किसका है? बाबर का मकबरा है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके शासनकाल में हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में हुआ था, 1912 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो कब की गई? 1765 में जो है बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा किसने रचा था? गुलबदन बेगम ने रचा था। गुलबदन बेगम जो थी हुमायूं की जो बहन थी। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अलाई दरवाजा जिसे इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझा जाता है। ठीक है, तो अलाई दरवाजा जिसे इस्लामी स्थापत्य कला का जो है सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझा जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगला और अंतिम प्रश्न है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? राजराजेश्वर मंदिर चोल वंश के शासकों ने बनवाया था। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसकी जो पीडीएफ वगैरह है, डिटेल है, आपको हमारी वेबसाइट में मिलेगी। तो आप यदि आपने हमारे वेबसाइट को जाके सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसके बेल आइकन को बस आपको दबाना है, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करेगा। साथ ही चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। चलिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड डरफिन था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने पहला आमरण अनशन किसके समर्थन में किया था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किनके समर्थन में किया था? अहमदाबाद के मिल मजदूरों की मांगों के समर्थन में किया था। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह द्वितीय को कहां दफनाया गया था? तो कहां दफनाया गया था? रंगून, जिसे आजकल वर्मा के नाम से या म्यांमार के नाम से जानते हैं, यहां पे दफनाया गया था। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में मतलब 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए गांधी जी द्वारा समर्थित किस व्यक्ति को पराजित किया था? तो किनको किया था? पट्टाभी सीतारमैया को किया था। ठीक है ना, इस पे ना महात्मा गांधी ने कहा था कि ये पट्टाभी की सीतारमैया की हार नहीं, ये मेरी हार है, ऐसा करके स्टेटमेंट आया था। ठीक है, तो ये प्रश्न ध्यान भी रखना, स्टेटमेंट को लेकर भी प्रश्न पूछ देता है। अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारतीय विद्या भवन की स्थापना की? ठीक है, भारतीय विद्या भवन की स्थापना की। तो किसने की थी? के.एम. मुंशी ने की थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1946 में लॉर्ड वावेल ने किसको अंतरिम सरकार गठित करने के लिए आमंत्रित किया था? तो किनको किया था? जवाहरलाल नेहरू को किया गया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1897 में चापेकर बंधुओं ने W.C. रैंड की हत्या की थी, वह कौन था? तो कौन था? पूना प्लेग कमीशन का ये चेयरमैन था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, इल्बर्ट बिल किस लिए था? तो इल्बर्ट बिल जो है किस लिए था? यह जो बिल था ना, भारतीय जिला मजिस्ट्रेटों और सत्र न्यायाधीशों को यूरोपियों के विचारण का अधिकार देने के लिए था।
मतलब कुछ ज्यादा शुद्ध हिंदी हो गया, मतलब उनके केस को देखने के लिए था जिसका विरोध किया गया, ठीक है। मतलब वो नहीं देख सकते भाई, इंडियन अगर जज है तो यूरोपियन कोई व्यक्ति है, मतलब ब्रिटिशर्स कोई है, उस पर कोई अगर कोई केस वगैरह हो गया है तो वो जज उसका नहीं सुनेगा, ठीक है, उसकी सुनवाई नहीं कर सकता, ऐसा था ये। मतलब कर सकता है लेकिन इसका विरोध किया गया, ठीक है। ऐसा था कि भाई आप भी सुन सकते हो, लेकिन बाद में इस पर विरोध चलने लगा कि नहीं भाई ये सब नहीं होगा। चलो, तो ये तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो है ये महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग देख लिया। अब हम देखते हैं दोस्तों संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न इसमें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है? तो कौन बन सकता है? भारत के उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। भारत के उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही जो है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, ह्यूमन राइट कमीशन का, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किस अधिकारी को संसद की कार्रवाइयों में भाग लेने तथा सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार प्राप्त है? तो किसको होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होता है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो कौन करता है? उस राज्य का राज्यपाल जो है वित्त आयोग का गठन करता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, संघ संविधान समिति मतलब कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी के अध्यक्ष कौन थे? प्रेसिडेंट कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको होता है? तो किनको होता है? संसद को होता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय करों में राज्यों के भाग को कौन निर्धारित करता है? तो कौन करता है? वित्त आयोग करता है। अनुच्छेद 280 काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसके अंतर्गत आता है वित्त आयोग। अगला है दोस्तों, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है कि ये धन विधेयक है? कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर BR अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा? मतलब कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। तो किसे कहा था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है ये अंबेडकर ने जो है भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, आपको बिल्कुल इस पे ध्यान रखना है, ठीक है। काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन ही जो है हम आपके लिए लाए हैं। और मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं कि यदि आपने हमारे वेबसाइट को सब्सक्राइब नहीं किया तो वेबसाइट पे जाके उसके बेल आइकन को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो की सारी डिटेल आपको वहीं पे प्राप्त होगी। चलिए अगली बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को। तो देखिए, पहला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न भी है इसलिए। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना के लिए महानवोलिस प्रतिरूप विकसित किया गया था? तो किसके लिए किया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए महानवोलिस प्रतिरूप विकसित किया गया था, या कह सकते हो महानवोलिस मॉडल जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए लिया गया था। अगला प्रश्न है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो क्या था? निर्धनता उन्मूलन तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता। निर्धनता मतलब गरीबी इरेडिकेशन, ठीक है, पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड आर्थिक आत्मनिर्भरता, ठीक है, इकोनॉमिकल सेल्फ डिपेंडेंसी, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए अगली बात करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को, ठीक है ना, 1949 को। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1935 को स्थापना की गई थी। दोनों चीजें याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शेयर बाजार का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके माध्यम से किया जा रहा है? तो कौन करता है शेयर बाजार पर कंट्रोल? सेबी, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के माध्यम से, इसको शॉर्ट में सेबी कहते हैं। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ने नोट निर्गमन विभाग के पास, ठीक है, रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास
हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये गोल्ड रिजर्व कम से कम कितना होना चाहिए तब वो नोट निकाल सकता है, तो 115 करोड़ रुपए का। ओके, नेक्स्ट, अल्पकालीन विदेशी ऋण किस अवधि तक के ऋण को कहा जाता है? तो 1 वर्ष तक की अवधि के ऋण को जो है अल्पकालीन ऋण कहा जाता है, ठीक है। चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का अंतिम प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, ठीक है, यानी कि सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? तो मैंने अभी बताया कि ये 12 अप्रैल 1988 के दिन इसकी स्थापना की गई थी। शेयर बाजार पे पूरा नियंत्रण रखता है। इसी प्रकार से दूरसंचार विभाग पे कौन नियंत्रण रखता है? जो भी हम लोग फोन यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, ये आप सभी जानते हैं, ट्राई के द्वारा किया जाता है नियंत्रण, ठीक है। तो ये भी काफी आपको ध्यान में बातें रखनी है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं विज्ञान एवं तकनीकी से महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने में उपयोगी विटामिन है। तो कौन सा विटामिन के चलते रक्त का थक्का जम जाता है? विटामिन के द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह यानी कि प्लैनेट अपने अक्ष पर यानी कि एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग उतना ही समय लेता है जितना कि पृथ्वी? तो कौन सा है? मंगल, यानी कि मास जो है वो उतना ही टाइम लेता है जितना कि पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में लेती है अपने एक्सिस पे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लोकप्रिय व्यावसायिक नाम क्या है? तो क्या है? शुष्क बर्फ, ड्राई आइस बोलते हैं इसको। नेक्स्ट इज किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो किस विटामिन को हार्मोन भी माना जाता है? विटामिन डी को माना जाता है। हड्डियों के लिए काफी अच्छा विटामिन होता है और ऐसा ये इकलौता विटामिन होता है जो हमको सूर्य की रोशनी से भी प्राप्त होता है। आप लोग देखते हैं ना, बीच के किनारे जो सन बाथ लेते हैं, इसीलिए लेते हैं लोग। चलिए, अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है विज्ञान एवं तकनीकी के अंतर्गत, न्यूक्लियर रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? कैडमियम की छड़ों का किया जाता है, ठीक है। तो हम, जैसा आप जानते हैं, पहला पार्ट जिसने देखा होगा, साइंस के 3-4 क्वेश्चन ही हम ले रहे हैं, इसके बाद जो है खेल और समसामयिकी से प्रश्न ले रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम समसामयिकी घटनाओं का वर्ष 2020 के अंतर्गत जो घटित हुई हैं। पहला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? तो ये आप जानते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस जो है ना हर साल जनवरी के महीने में मनाया जाता है। तो इस बार जो है ये 9 जनवरी को मनाया गया, लगभग 9 जनवरी को ही मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस खेल को आधिकारिक तौर पर शामिल करने की घोषणा हुई है? तो ये पहले जानिए कि जो पेरिस ओलंपिक 2024 जो है ये 33वां संस्करण है, ठीक है। इसमें एक चीज घोषित किया गया है कि अब जो पेरिस ओलंपिक, पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस। तो फ्रांस में जो होना है ओलंपिक, उसमें आधिकारिक तौर पे जो है ब्रेक डांस को भी शामिल किया जाएगा खेल के तौर पे। तो आपको मजा आने वाला है इस बार ब्रेक डांस देखने में। ओके, चलिए अगली बात करते हैं। फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत की कितनी महिलाएं शामिल हैं? तो ये जो फोर्ब्स पत्रिका है, इसने 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है विश्व स्तर पे। इसमें भारत की केवल 3 महिलाएं शामिल हैं। कौन कौन हैं? एक है आप निर्मला सीतारमण, जो कि 41 नंबर पे है। दूसरी है रोशनी नादर मल्होत्रा, जो कि 55 रैंक पे है। और तीसरे नंबर पे है किरण मजूमदार, जो कि 68 पोजीशन पे है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जोशन मिलनोविच हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने? तो जो जोशन मिलनोविच जो है, एक क्रोएशिया के जो है राष्ट्रपति बने हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, उबर की एयर टैक्सी परियोजना में शामिल होने वाली प्रथम कार कंपनी कौन सी है? तो कौन सी है? हुंडई जो है ये प्रथम कार कंपनी है उबर की। तो उबर का नाम अब थोड़ा फेमस हो गया। ये क्वेश्चन जो है ना अगर एनालिसिस करें तो इसको ऐसे नहीं पूछेगा, इसको पूछेगा कि उबर जो है ये कहाँ पे है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, या उबर क्या है, ठीक है। तो उबर क्या है? ये ऑनलाइन टैक्सी सेवा है, ठीक है। आप कॉल करेंगे तो उबर की टैक्सी आ जाएगी घर पे आपको, ठीक है। और 1 किलोमीटर के हिसाब से इनका रेट रहता है। तो ये जो है इसकी थोड़ा डिटेल देखते हैं। देखो, इसकी स्थापना जो है ना उबर की, ये मार्च 2009 में की गई थी। इसका मुख्यालय जो है कैलिफोर्निया यूएसए में है, भारत का नहीं है ये। अगली बात करते हैं, संस्थापक कौन थे, फाउंडर कौन थे? तो फाउंडर जो है इनका नाम जो था गारेट
कैंप और ट्रेविस कैलेनिक, ये जो हैं ये लोगों ने इसकी स्थापना की थी। गॉरेट कैंप और ट्रेविस कॉलेनिक। ओके। सीईओ जो है इनके वर्तमान में उबर के वो हैं दारा खोसरो शाही। तो आपको नाम तो याद रहेगा, खोसरो शाही, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अंतिम बात कर लेते हैं। अंतिम जो है, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कौन हैं? तो कौन बनाए गए हैं? राधा कृष्ण माथुर जो है लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल हैं। प्रश्न आ सकता है ऐसा मुझे लगता है। और इसकी राजधानी लेह और कारगिल है। यहाँ पे अभी एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी लद्दाख में, जो लद्दाख ने जीती है इस प्रतियोगिता को। ठीक है, इस हिसाब से अब प्रतियोगिता को तो नहीं पूछेगा, मुझे लगता है लद्दाख के बारे में पूछेगा। तो आप जो है लद्दाख के बारे में जान लीजिएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है राधा कृष्ण माथुर जी हैं, काफी सरल सा नाम है, राधा कृष्ण, 2 बार नाम जपिए, याद हो जाएगा। और राजधानी लेह और कारगिल दोनों हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों भारत के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इतना ही। आशा है कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इसकी डिटेल आपको हमारी वेबसाइट www.apexstudy.co.in में प्राप्त हो जाएगी। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, या चाहे आप क्रोम में या गूगल में जाकर डायरेक्ट सर्च करके भी पहुंच सकते हैं आसानी से। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों को जो है दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।